ये रहा दोस्तों 2014 आईएएस का सामान्य अध्ययन देख सकते हैं। और आईएएस 2014 प्रीलिम्स दोस्तों यहाँ जो है उसके प्रश्न उत्तर सहित जो है देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के संप्रति के नीचे उत्तीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई है मुंडक उपनिषद से, डी ऑप्शन है। चलिए आ जाइए इसका विश्लेषण पढ़ लेते हैं। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। दोस्तों सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। किसमें? देवनागरी लिपि में। मुंडक अर्थ अथर्ववेद का उपनिषद है, और मुंडक जो है किस वेद का है? तो अथर्ववेद का है। तो दोस्तों याद रखिएगा। अगला जो दूसरा, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम के दोस्तों देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेयर एसोसिएटेड विथ द लाइफ ऑफ बुद्ध? दोस्तों ये जो है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से संबंधित है? दोस्तों बुद्ध का जीवन से संबंधित कौन से जो किनका अवंती है, कौशल है, गांधार है, मगध है। दोस्तों बुद्ध का जीवन जो है कहाँ कहाँ से संबंधित है, इसमें से दोस्तों आप यहाँ जो है बता सकते हैं। चलिए बताइए दोस्तों। बुद्ध का जीवन दोस्तों कौशल से संबंधित है, बिल्कुल दोस्तों, और जो है मगध से संबंधित है। तो बुद्ध का जो जीवन है दोस्तों कौशल और मगध से संबंधित है। तो बौद्ध काल में दोस्तों कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती सहित मयते थी, मगध जिसकी राजधानी गिरिवज्र या राजगिरी थी नामक महाजनपदों में बुद्ध ने अपने शिक्षाओं के प्रचार प्रसार हेतु भ्रमण किया है। अगला है दोस्तों, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। चलिए दोस्तों, टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी है। लहोत्सव, दूसरा है लहोत्सव लाखांग मंदिर नेको जंस्कार श्रेणी वैली में है, और अलची मंदिर संकुल लद्दाख में है। दोस्तों कौन सा इसमें विच वन ऑफ द गिवन एवर करेक्टली मैच? दोस्तों कौन सबसे सही जो है ये पूछा है दोस्तों, इसमें से सही जो है कौन सा है दोस्तों? तो पहला दोस्तों टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में है दोस्तों, ये सही है। विख्यात तीर्थ स्थल है दोस्तों ये, और ये जो है लोकेशन है, स्थिति है, अवस्थान है, ठीक है। तो टाबो मठ और मंदिर संकुल जो है कहाँ है? तो ये स्पीति घाटी में है। और दूसरा लाओस खांगड़ा मंदिर नेको जंस्कार श्रेणी में नहीं है। और तीसरा दोस्तों अलची मंदिर संकुल जो है ये लद्दाख में है। चलिए विश्लेषण देखते हैं। टाबो मठ और मंदिर संकुल लाहौल व स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। टाबो मठ और मंदिर संकुल जो है स्पीति घाटी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस मठ को हिमालय क्षेत्र का अजंता भी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र का इसे अजंता भी कहा जाता है। अलची मंदिर संकुल का नाम अलची गांव के नाम पर पड़ा है। यह मंदिर संकुल सिंध नदी के किनारे लद्दाख के लेह जिले में है। कहाँ है? लद्दाख के लेह जिले में है। अगला, अरे यार, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? दोस्तों षड दर्शन का कौन कौन सा भाग है याद रखिएगा। मीमांसा है, वेदांता है, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है और योग है। दोस्तों लोकनायक और लोकायत और जो है कापालिक दोस्तों ये जो है षड दर्शन का भाग नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो षड दर्शन में दोस्तों भाग कौन से है? मीमांसा, वेदांता, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। तो मीमांसा, वेदांता, न्याय, वैशेषिक, सांख्य तथा योग भारतीय षड दर्शन है। इनके प्रणेता क्रमशः जैमिनी, बादरायण, गौतम, कणाद, कपिल और पतंजलि थे। लोकायत और कापालिक तंत्र साधना का वर्णन करने वाले दो संप्रदाय हैं जो कि षड दर्शन का भाग नहीं है। तो ये दोस्तों ये हो गया। पांचवा, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विख्यात मूर्ति शिल्प दोस्तों और जो है स्थल कहाँ है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैव संगीत तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, अजंता में है। दोस्तों कहाँ है? मिलान कर प्रस्तर पवित्र में विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा
जिसमें वो यह देवी वृक्ष को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबरते हुए दर्शाया गया है, माउंट आबू में है। और तीसरा, विशाल गोलाश्मों पर उत्तीर्ण अर्जुन की तपस्या मामल्लपुरम गंगा अवतारण में है। तो दोस्तों यहाँ जो है कौन सा सही है ये पूछा गया है दोस्तों, 1 2 3, 1 3 या जो है 1 2 3, तो इसमें से कौन सही है दोस्तों ये बताना है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बुद्ध की जो है महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, ये अजंता में है दोस्तों, अजंता में। और दूसरा दोस्तों ये जो है गलत है दोस्तों, दूसरा। तीसरा सही है दोस्तों, हम गलत पढ़ने का कोई मतलब नहीं दोस्तों। अब दूसरा का भी नीचे अभी आएगा उदाहरण में, देख लेंगे विश्लेषण में। विशाल गोलाश्म पर उत्तीर्ण अर्जुन की तपस्या, ये मामल्लपुरम जो है गंगा अवतरण में है। तो 1 और 3 सही है दोस्तों। चलिए अब इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा है। अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा है जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में भगवान विष्णु के बड़ा अवतार का स्मारकीय और अर्थपूर्ण चित्रण है। मामल्लपुरम में अर्जुन की तपस्या और गंगा की धारा पर अवतरण नामक विषयों का 2 विशाल पत्थरों के मध्य की संकीर्ण दरार पर चित्रण मिलता है। तो अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा है दोस्तों, अजंता की गुफा में, जिसके ऊपर की ओर एक दैवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, दुख के अनुयायी। उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में है, में भगवान विष्णु के बड़ा अवतार का स्मारकीय और अर्थपूर्ण चित्रण है। मामल्लपुरम अर्जुन की तपस्या और गंगा की धारा पर अवतरण नामक विषय का 2 विशाल पत्थरों के मध्य की संकीर्ण दरार पर चित्रण मिलता है। अगला, मध्यकाल भारत में महत्तम और पट्टकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होता है? महत्तर और जो है महत्तर और पट्टकिल जो है पदनाम जो है किनके लिए प्रयुक्त किया जाता है ये पूछा है दोस्तों, ये जो है पूछा है। सैन्य अधिकारी के लिए, ग्राम मुखिया के लिए, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ के लिए, शिल्प श्रेणी के प्रमुख के लिए। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ग्राम मुखिया के लिए, विलेज हेडमैन के लिए जो है। अगला, मध्यकालीन भारत में ग्राम के मुखिया को महाराष्ट्र में पटकिल और उत्तर प्रदेश में महत्तर कहा जाता है। अगला, कोयला संस्करण मैथेन और सेल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में, ये दोस्तों दोनों क्या है? गैर परंपरागत है। तो स्रोत पर विचार करना है दोस्तों, कहाँ से मिलती है। पहला, कोयला संस्करण मैथेन कोयला संधियों से निष्कासित शुद्ध मैथेन गैस है, जबकि सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है। तो दोस्तों कह रहा है कि जो कोयला संस्करण जो है मैथेन, वह कोयले संधियों से निष्कासित शुद्ध मैथेन गैस है, कोयला से जो है शुद्ध मैथेन गैस निकलता है। जबकि सेल जो है दोस्तों पत्थर से जो गैस निकलता है, सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है। प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म क्षणिक अवसाद सेल से निष्कासित किया जाता है। दूसरा, भारत में कोयला संस्करण मैथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा दोस्तों, बताइए। ये दोस्तों दोनों गलत है। अरे यार क्या हो रहा है, तो ये दोनों गलत हो गया दोस्तों। चलिए आइए सही उत्तर देखते हैं। वर्तमान समय में कोयला संस्करण मेथेन तथा शैल गैस का इस्तेमाल अमेरिकी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड की अनुपस्थिति के कारण कोयला संस्करण जो है मेथेन को मीठा गैस भी कहा जाता है। 90% से अधिक शुद्ध गैस है यह जो है। सेल गैस प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन सहित कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। सेल गैस, सेल गैस जो है दोस्तों प्रोपेन पाया जाता है, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन सहित कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। भारत में सेल गैस के असम, गुजरात, राजस्थान में बड़े भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है,
8वां नंबर का, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली या जो है प्रशासनिक अधिकारी। पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है दोस्तों मंदिर रचना शैली को, ए स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो ये हो जाएगा। मंदिर निर्माण की कह रहा है कि मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियों के अंतर्गत नागर, द्रविड़, वेसर को शामिल किया गया जाता है। नागर शैली के मंदिर को 8 भाग यथा मूल, आधार, गर्भगृह, मशरक, नींव और दीवार के बीच का भाग, जंगा मतलब दीवार, कपोत माने कार्निश, शिखर, गल मतलब गर्दन, वर्तुकाल मतलब आमलक तथा कुंभ मतलब शूल सहित कलश द्रविड़ शैली के। ये दोस्तों नागर शैली की बात थी। नागर शैली दोस्तों उत्तर भारत में होता है। और द्रविड़ शैली में दोस्तों देखते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के मध्य बने हुए। कहाँ से? कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच, ठीक है। नीचे इन मंदिरों के अंतर्गत विभिन्न संरचना यथापथ चार दीवारी, गोपुरम, प्रवेश द्वार, वर्गाकार, अष्टकोणीय, गर्भरथ, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप, नदी मंडप, विशाल संकेंद्रित प्रांगण और अष्टकोणीय मंदिर आदि शामिल है। वेसर शैली के मंदिर में नागर और द्रविड़ शैलियों के सम्मिश्रण दोस्तों मिलते हैं। पूछा जाएगा वेसर शैली किससे बनी है, तो नागर और द्रविड़ शैली से मिलाकर वेसर शैली बनी हुई है सम्मिलित रूप से। मंदिर निर्माण की अन्य शैलियों में पंचायतन, विमान आदि को भी शामिल किया जाता है। तो आदि जो है इनको भी शामिल किया जाता है। अगला, धार्मिक आंदोलन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है और पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्यावचार्य ने प्रतिपादित किया। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा सही है ये बताना है। तो दोनों गलत है दोस्तों। बीजक जो है आपने जान रहे होंगे दोस्तों संत कबीर के उपदेशों का संग्रह है और पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन वैष्णव संत वल्लभाचार्य ने किया था। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो वैष्णव संत वल्लभाचार्य ने किया था। कबीर की अन्य रचनाओं में साखी, शबद तथा रामायणी को शामिल किया गया है। कबीर की जो अन्य रचना है उसमें साखी, शबद, रामायणी को शामिल किया गया है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्यों था या क्या था दोस्तों? राज परिवार के लिए इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अकबर चर्चा करने के लिए बुलाता था, और वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म लोग वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी का जो था वो जो है वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर जो है चर्चा करता था, इसके लिए था। आ जाइए अगला, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या को सुलझाने के लिए, स्वतंत्रता विधेयक को काव्य रूप में परिणत करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, पूर्वी बंगाल में दंगों की जांच के लिए। ये दोस्तों सबसे आसान है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने के लिए, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो फरवरी 1947 के बीच में वायसराय के रूप में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के प्रतिस्थापन से पूर्व हटाने से पूर्व भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा पहले ही एक कच्ची सीमा रेखा खींची गई थी, सही तौर पर यह निर्धारित करने के लिए कि किस देश की कौन सा देश आवंटित किए जाएं। इसी के फलस्वरूप 30 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 सीमा आयोग, एक बंगाल और एक पंजाब के लिए गठन किया। फलस्वरूप रेड क्लिफ 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 1,75,000 वर्ग मील या 4,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने को अधिकृत था। तो ये कहानी थी। महारानी विक्टोरिया
की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था दोस्तों? 1757 में जो है क्रांति हुई और 1858 में जो है महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई। क्या था दोस्तों? क्या क्या इसमें किया गया? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग कर दिया गया। दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद दोस्तों ये सब विचार आने लगे। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया गया, मतलब अब सीधा क्राउन के हाथों में चला है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन किया गया, नियम कानून बनाया गया। इसमें से कौन सही है दोस्तों ये बताना है दोस्तों, कौन सा इसमें से सही है? 1 2 2 1 3। चलिए दोस्तों, तो 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों अंग्रेज जो है डर गए थे, क्रांति जबरदस्त हुई थी, तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाने के किसी भी विचार का अब त्याग कर दिया गया कि जो राजा महाराजा राजा करते थे उनके अब राज्य को ब्रिटिश जो है अपने अंडर में नहीं मिलाएगी। तो पहला जो है सही हो गया। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया गया। वह कंपनी के अंतर्गत था दोस्तों, अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है कर दिया गया था, तो यह भी सही है। और भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन किया गया, ये गलत है दोस्तों। तो अब समझ गए हूँ। चलिए 1857 के बाद दोस्तों याद रखिएगा, ये आगे भी पूछा जाएगा। एक महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर, कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त कर भारत सीधे क्राउन, मतलब जो ब्रिटेन की रानी थी, राजा थे, उनके अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिलिंग की स्थापना की गई। अभी याद रखिएगा, इंडियन काउंसिलिंग की स्थापना कब की गई? तो जब 1857 के बाद 1858 में की गई। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। दोस्तों प्रथम वायसराय जो है किसे बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। तो यह भी याद रखिएगा प्रथम वायसराय की शुरुआत कब हुई। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगाई और लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। जो लोग धर्म की पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें अब अंग्रेज जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना, एक समान कानूनी सुरक्षा का प्रावधान। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग, कि राजाओं को जीत लो और मिला लो या विलय कर लो, ये अब छोड़ दिया गया। अंग्रेज जो है अब नहीं मिलाना चाह रहे थे, मतलब जो है त्याग कर दिया गया। और सरकार ने राजाओं को अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। दोस्तों झांसी की रानी जिन्हें लड़का नहीं था उन्होंने गोद लिया, फिर भी दोस्तों उन्हें विलय नहीं किए, हड़प नीति के तहत जो है मिला लिया गया था। तो वो जो है दोस्तों उसका त्याग कर दिया गया और बोला गया कि अब आप गोद ले सकते हैं। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए गए और जो अन्य आश्वासन दिए गए उसको ब्रिटिश सरकार ने पूरा ही नहीं किया। अगला 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा है दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया? नहीं दोस्तों। दूसरा, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। तीसरा, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तक। और चौथा डी, भारत के 1947 में हुए विभाजन तक पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों बताइए? इन्हीं दोनों में से हो जाएगा दोस्तों। आया जॉर्ज पंचम, अब इसने दोस्तों इसे रद्द कर दिया, ठीक है, बंगाल विभाजन को, शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया गया। तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय को घोषणा की और यह घोषणा 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर ये जो है कहाँ आए दोस्तों? दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। इसी दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश ने बंगाल विभाजन को रद्द कर कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बना दी गई। तो दोस्तों कलकत्ता की जगह जो है दिल्ली को अब जो है नई राजधानी घोषित कर दिया गया। कलकत्ता राजधानी बना दी गई थी, अब दिल्ली को
स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्यों अधिवेशन 1929 का महत्वपूर्ण है ये पूछा है। कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई कि हम जो है अपना शासन चलाएंगे। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्त स्वीकृति किया गया, पूर्ण स्वराज होगा। और सी असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। और डी जो है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों यहाँ जो है कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। तो कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर दोस्तों पूर्ण स्वराज 1929 में दोस्तों क्या मनाया जाता है, पूर्ण स्वराज की स्वीकृति किया गया था, इसलिए अटेनमेंट टू पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड एज ए गोल ऑफ द कांग्रेस, ये स्थिति थी। तो दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ दोस्तों लाहौर में। और इसी अधिवेशन में लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत कर दिया गया। गदर क्या है दोस्तों, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था, सी एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, और डी भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, गदर। तो दोस्तों ये था भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था दोस्तों, क्रांति फैलाने वाला, जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ था दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में था, सैन फ्रांसिस्को में था। तो 1913 में मोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। तो यूपीएससी दोस्तों बाद में कभी पूछ सकती है कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना कब की गई, 1913 में। किसने किया, सोहन सिंह भाकना ने किया था दोस्तों, सोहन सिंह भाकना, याद रखिएगा। इस संस्था ने गदर नाम एक अखबार निकाला, यही जो है संस्था दोस्तों गदर नाम, इसी संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया दोस्तों, बाद में इसका नाम जो है गदर पार्टी रख दिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा द्वीप, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा द्वीप एवं जावा। कौन सा है दोस्तों जो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है बताइए। बहुत ही आसान है दोस्तों, अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये भी दोस्तों याद कर लीजिएगा, तो साल कुछ ना कुछ ऐसा में घुसा के पूछता रहता। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। इसमें नागकोडम, सुप्सतम एवं बैवन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। नागकोडम, सुप्सतम एवं बैवन द्वीप सक्रिय। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है दोस्तों, सैडल पीक किसका, अंडमान द्वीप का। निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलिया है। छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। छोटा अंडमान और जो है दक्षिण अंडमान के बीच जो है डंकन पास कहाँ स्थित है, यह भी पूछा जा सकता है। छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच। कोरल रीफ दोस्तों, पैवाल भित्तियों को ही कोरल रीफ कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किनमें पैवाल भित्तियाँ हैं दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें से, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 बताइए। तो दोस्तों पैवाल भित्तियाँ जो है बस सुंदरबन में नहीं पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों ऐसे प्रश्न। सुंदरबन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं दोस्तों, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरबन में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में पैवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। पैवाल भित्तियाँ पैवालों द्वारा विमोचित किए गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं दोस्तों, किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। और यही दोस्तों इसी को खाकर जो है कौन सा जंतु जीवित रहता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, इधर क्षेत्र रीजन है। कार्डनम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पर है, कैमूर की पहाड़ियाँ कोकण तट पर है, और महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, मिकिरी पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है। दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से जो है दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है, ये बताना है दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है। 1 2 2 3 4 3 4, तो चलिए दोस्तों बता दीजिए इसमें से कौन सही है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ये जो महादेव पहाड़ियाँ हैं ये मध्य भारत में है, और मिल्की पहाड़ियाँ दोस्तों ये पूर्वोत्तर भारत में है, ये याद रखिएगा। बाकी का भी दोस्तों देख लेते हैं, बाकी जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं। तो कार्डनम की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी में अवस्थित है। तो कार्डमन की पहाड़ियाँ दोस्तों केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मालवा के पठार के दक्षिणी सिरे से विंध्य श्रेणी लगभग 1050 किलोमीटर में विस्तृत है। यह श्रेणी एक जलवायु विभाजक है। पूरब की ओर विंध्य श्रेणी कैमूर पर्वत के नाम से जानी जाती है, पूरब की ओर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मेघालय पठार के पश्चिम सिरे पर गारो की पहाड़ियाँ मेघालय पठार के पश्चिमी सिरे पर गारो की पहाड़ियाँ तथा पूर्वी सिरे पर खासी जयंतिया, रेगमा तथा मिकिर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मिकिर पहाड़ियाँ असम प्रांत में है। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य पश्चिम में राजपीपल की पहाड़ियों से प्रारंभ होता है तथा पूर्व में उत्तर दिशा में आगे महादेव और महाकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक। दोस्तों ये याद रखिएगा बढ़िया से थोड़ा देखकर, और उसमें देख लीजिएगा दोस्तों नक्शा से, महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, महादेव जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ है, मध्य प्रदेश में हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कहानी। मानसून वन सिंचाई परियोजना कृषि। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीम का पेड़ तो शहर वालों को तो ज़्यादा को तो दिखाई भी नहीं देता होगा, दिख भी रहा होगा तो पहचान नहीं पा रहे हो। तो पहला दिया है, कुछ जाति के कीटों और बबूथियों के प्रचुर भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। दूसरा, नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जक का निर्माण करने में होता है। और तीसरा, नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि प्रयोग में होता है। दोस्तों इसमें से कौन सही है? तो दोस्तों नीम का तेल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों नीम की पत्ती भी, तो नीम का तेल जो है कुछ जाति के कीटों और बबूथियों के प्रचुरोद्भव, मतलब दोस्तों उनकी प्रचुरता को नियंत्रित करने के लिए, उनकी संख्या को घटाने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। पहला सही है। नीम के बीजों का उपयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जक के लिए निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल सही है। और नीम के तेल का प्रयोग औषधि उद्योग में किया जाता है, दवाई बनाने में, यह भी सही है। तीनों सही है। तो नीम भारतीय मूल का एक सदाबहार वृक्ष है। यह सदियों से भारत के समीपवर्ती देश पाकिस्तान, नेपाल, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड के मुख्य रूप से पाया जाता है, किंतु विगत 150 वर्षों में यह वृक्ष भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक सीमा को पार कर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका तथा दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह के अनेक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय देशों में पहुंच चुका है। इसका वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम एजाडिबेक्टा इंडिका है। नीम की छाल, जड़, तना, पत्ती एवं बीज सभी औषधीय महत्व के हैं। नीम में निम्बन, निमिसिडीन और कवेसेटिन, एजाडिवेक्टिन आदि कीटनाशक तत्व पाए जाते हैं। विथ रेफरेंस टू सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य के किरणों का प्रयोग ताप जनित करने के लिए, ताप लाने के लिए, जिसका आगे विद्युत जनन प्रयोग में भी किया जा सकता है। मतलब दोस्तों सूर्य से ताप बनाने और फिर उसे विद्युत में कन्वर्ट करने में। और प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है। दूसरा दिया है, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा AC का जनन करती है, जबकि सौर तापीय धारा जो है दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट का जनन करती है। और तीसरा, पास और सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एवं इज आर करेक्ट? उपयुक्त कौन सा सही है?
1 2 1 2 2। तो दोस्तों इसमें जो है पहला सही है कि जो प्रकाश वोल्टीय प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया जो है एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, प्रत्यक्ष रूपांतरित होकर विद्युत जनन करती है। जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का, सूरज की जब किरण आती है उसका उपयोग करके ताप जो है उत्पन्न करती है और जिसका आगे विद्युत जनन में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो दोनों पहला बस सही है। प्रकाश वोल्टीय तकनीकी के द्वारा सौर विकिरण का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, प्रकाश वोल्टीय तकनीकी के द्वारा सौर विकिरण का दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इस तकनीक द्वारा दिष्ट धारा विद्युत को पैदा किया जाता है और यह सौर तापीय प्रक्रिया में सौर ऊर्जा द्वारा तापीय ऊर्जा पैदा की जाती है जिसका प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। 2013 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल सौर वोल्टिक उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट है। अतः स्पष्ट होता है कि विकल्प ए ही सही है और जो है शेष गलत है। शेष जो है क्या है, गलत है। चलिए दोस्तों धन्यवाद। थोड़ा सा हम देख लेते हैं सब कार्यक्रम सही चल रहा है कि नहीं। यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।